नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बढ़वार की अवस्थाओं पर है और आगे भी अच्छी बढ़वार हो, उसके लिए जरूरी है कि पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई की जाए। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर के प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर BL आसीवाल। जल बचत पे अपने को विशेष ध्यान देना है, आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि कुछ फसलों की विशेष अवस्थाएं होती है जिन पे पानी की विशेष ज़रूरत होती है। उसी अवस्था पे अगर अपन पानी दें तो काफ़ी हद तक अपन पानी को बचा करके उस पानी को दूसरी फसल के लिए अपन काम में ले सकते हैं। गेहूं की फसल की अच्छी वृद्धि और विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या लापरवाही के कारण फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर समय से सिंचाई नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। यदि किसान भाई मृदा की किस्म एवं पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करे तो इससे अधिक उपज ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। गेहूं में मुख्य रूप से अपने मिट्टी के अनुसार 6 पानी की आवश्यकता रहती है, जिसमें जो पहला पानी होता है वो CRI स्टेज होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि जब गेहूं की 21 दिन की अवस्था होती है उस समय उसकी मेन जड़ तो सूख जाती है और उसके साइड में से जड़ें निकलती हैं, उनको शीर्ष जड़ें बोलते हैं। उनके जमाव के समय पानी की विशेष आवश्यकता होती है गेहूं की, तो उस समय अपने को अगर पहला पानी लगाते हैं तो मैं मानता हूँ अपने को अच्छी पैदावार मिल सकती है। अगर इस समय किसान भाइयों ने पानी की कमी कर दी तो पैदावार में काफ़ी कमी आ सकती है। दूसरी जो अपनी पानी लगाने की अवस्था होती है 40 से 45 दिन पे होती है, उस समय क्या होता है इसमें फुटान की अवस्था होती है, यानी कि इसमें जो बीज से कई शाखाएं निकलने लगती है जमीन, जैसा भी आप देख रहे हैं 45 दिन पर, तो ये फुटान की अवस्था 40-45 दिन की अवस्था, इस समय अपने को दूसरा पानी लगाना है, बहुत ही आवश्यक रहता है। तीसरा पानी जो होता है इसमें जब फुटान से जो कल्ले फूटने लगते हैं, यानी कि इसके जो जॉइंटिंग स्टेज होती है 60-65 दिन की अवस्था की भी आती है, उस समय भी अपने को पानी की विशेष आवश्यकता रहती है। इसके अलावा चौथा जो पानी होता है इसमें जब पेड़ी के अलावा फिर जो फ्लैग स्टेप इसमें होती है, जब इसमें बाड़ी की अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं पोटे में आना, गेहूँ पोटे में आता है, उस समय भी एक पानी की बहुत विशेष आवश्यकता होती है ताकि पौधा अच्छी बढ़वार कर सके और अच्छा बाड़ी का रूप ले सके। इसी प्रकार फिर 5वां जो पानी होता है 90 से 95 दिन की अवस्था में, जब उसमें दाना पड़ने लग जाता है, दूध या दाना अवस्था होती है, उस समय पानी की विशेष आवश्यकता। अगर इस समय आपने पानी नहीं दिया किसान भाइयों तो पैदावार में 15-20% तक कमी आ सकती है, क्योंकि अगर दाना ही कमजोर रहेगा तो पैदावार निश्चित है कि कम होगी। तो अपने को दूध की अवस्था वाला तो विशेष ध्यान रखना ही रखना है। फिर अंतिम जो सिंचाई की अवस्था होती है वो होती है जब दाना पकाव की अवस्था में होता है, थोड़ा हार्डनेस होता है, उसको तो डफ स्टेज, दाना पूरी तरीके से पकाव बिंदु में, उसे 120 दिन के आसपास, उस समय अगर अपन पानी लगा देंगे तो अपना पूरा अच्छी पैदावार मिल सकती है। जैसा कि आपको सभी पता है कि आजकल पानी की बहुत कमी है किसान भाइयों, जिसमें आप देख रहे हैं सिंचाई लग रही है स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा। किसान भाइयों, फसलोत्पादन में सिंचाई का अहम योगदान होता है। ऐसे में सिंचाई की उन्नत पद्धति को अपनाकर, जैसे स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करने से समय श्रम के साथ साथ 40% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अधिक मिलती है। तो किसान भाई इस विधि को अपनाएं और खर्चा घटाएं एवं पैदावार बढ़ाएं। तो मैं मानता हूँ किसान भाइयों अपनी जो 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं गेहूं की, इनमें अगर सही समय पे सही मात्रा में पानी दें तो एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अपने देश में बहुत से किसान डेयरी व्यवसाय करके अच्छी आय कमा रहे हैं और इन्हीं पशुपालकों में से आज हम आपको बिहार के बांका जिले के गांव सिझुआ में रहने वाली सबिता देवी से मिलवा रहे हैं, जो कि उन्नत तकनीकियों को अपनाकर डेयरी व्यवसाय से सालाना लाखों की आमदनी भी कमा रही है। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। महिलाओं की भागीदारी कृषि क्षेत्र में भी बढ़ी है और आज ये महिलाएं कामयाबी की नई गाथा लिख रही हैं। ऐसी ही सफलता की गाथा लिखने वाली महिलाओं में से एक हैं बांका जिले के गाँव झिसवा की सबिता देवी।
इन्होंने 2007 में एक गाय से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज इनके पास 18 पशु हैं, जिनके दूध उत्पादन से ये सालाना लाखों रुपए की आमदनी कमा रही हैं। बिहार की रहने वाली हूँ। मैं 2003 में पहले मुर्गी पालन शुरू किए थे। उसके बाद मुर्गी में बेनिफिट कम होने के कारण मन में आया कि पशुपालन करें। पशुपालन के दौरान हम कृषि विज्ञान केंद्र बांका गए। बांका में जाके वहाँ प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण के बाद 2007 में हम एक गाय खरीदे। एक वो संकर नस्ल की थी। हम वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ अभी वो जो 2007 में जो गाय लिए थे वो प्रत्येक साल वो बच्चा दे रही थी। वही अक्टूबर नवंबर में। अभी 17वां बच्चा देगी। वो मार्च में वो बच्चा दे देगी। 23 मार्च का उसका टाइम है। वो भी मेरे पास अभी अवेलेबल वो गाय यहीं है। अभी उस गाय से मेरे यहाँ भी 17-18 गाय हैं। 10 गाय, 8 बाछी है, 2 गो बछड़ा है। जो 8 गाय दूध दे रही है, जिसमें लगभग 90 से 100 लीटर 95 लीटर लगभग दूध पर डे मेरा होता है। और गांव का कलेक्शन मिला के 250 प्लस रहता है। 250 पौने 300 लगभग लीटर होता है। और अभी जो मेरा सालाना इनकम है 10 से 11 लाख लगभग है। वही 5 से 6 लाख गाय को खिलाने में और बाछी जो तैयार हो रही है उसको खिलाने में खर्च हो जाता है। 5.5 लाख लगभग मेरा सालाना इनकम हो जाती है। इन्होंने बताया कि जब इनके यहाँ कम दूध उत्पादन होता था तब ये लोकल मार्केट में ही दूध बेच दिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे दूध का उत्पादन बढ़ता गया इन्हें दूध के विपणन में परेशानी आने लगी। इस समस्या से बचने के लिए इन्होंने गांव की महिला के साथ स्वयं सहायता समूह बनाया और एक प्राइवेट कंपनी को सीधे दूध बेचने लगी। और जब मेरे पास 40 लीटर लगभग दूध, तो हम बगल में मार्केट अमरपुर मार्केट है वहीं बेच देते थे। जब 40 से प्लस होने लगा तब डेयरी से में जाके जुड़े और महिला समिति खुला। अभी मेरे समिति में 250 से 300 प्लस का दूध है। दूध बेचने में डेयरी के माध्यम से चल जाता है। दूध बेचने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। और अभी कितनों हजारों लीटर मेरा समिति में आ जाएगा तो दूध बेचने में परेशानी नहीं होगा। इन्होंने बताया डेयरी व्यवसाय की सफलता का आधार मौसम के अनुरूप पशुओं के प्रबंधन पर टिका होता है। गर्मियों के दिनों में पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाना, जाड़े में पशुओं को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाना, पशुओं को समय पर आहार और बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कराना जरूरी होता है। पशुओं को जो रखते हैं, मेरा जो शेड है वही 6 से 8 कट्ठा के लगभग में है। और शेड जो हम बनाए हैं वो बांस दे के उसके ऊपर प्लास्टिक दे के और प्लास्टिक को हम ढक दिए ताकि उस पर धूप ना लगे। धूप लगने के बाद प्लास्टिक फट जाएगा और वो जो उसके बांस वाला प्लास्टिक जो दिए हैं उसे गर्मी नहीं लगती है। और फिर हम पीछे बनाए खुला रखने के लिए, जो पशु मेरा खुला रहती है। अभी ठंडा का मौसम में वो दिन भर धूप में रहती है, रात में हम घर कर देते हैं। गर्मी के मौसम में भी धूप आने के बाद उसको अंदर कर देते हैं, फिर उसको बाहर कर देते हैं। रात भर वो बाहर रहती है। और पानी पशुओं को जितना पिलाया जाए उससे अधिक फायदा होता है। पानी 24 घंटा पशु को अवेलेबल होना चाहिए। कम से कम 40 लीटर लगभग पशुओं को पानी देना चाहिए। पानी से खुला जो रखते हैं उसमें वो घूम फिर के पानी पीते रहती है। और यूरिया उपचारित के साथ साथ हम हरा चारा के लिए साइलेज बनवाते हैं। मेरे यहाँ अजोला भी बीच में अजोला रखे हुए हैं। गाय को अजोला भी देते हैं हम। और जय लगाते हैं, बरसीम लगाते हैं, उसमें सरसों भी डाल देते हैं, वो भी हरा चारा में खिलाते हैं। चारित भूसा खिलाते हैं। तो जैसे 1 लीटर 20 लीटर दूध हुआ तो 400 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसको दाना दे देते हैं। यदि जो सूखा चारा खिलाता है तो उसको 1 लीटर पे आधा किलो दाना पर लीटर के हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन हम 365 दिन यूरिया उपचारित खिलाते हैं, इसलिए उसमें 400 लगभग दाना देते हैं पर लीटर के हिसाब से।
इससे बचत एक गाय पे मेरा 10 से 12 हजार सालाना की बचत हो जाती है। तो 365 दिन हरा चारा उपलब्ध कराते हैं। जैसे रबी का मौसम में जय, बरसीम, सरसों, मकई भी लगा देते हैं। और जैसे गर्मी का मौसम आया तो उस समय सूदान लगता है। और जिस समय की मेरे पास कोई भी हरा चारा खेत में उपजने के लिए नहीं रहता है, उस समय सूदान जो होता है लास्ट में, वही जुलाई सब में हम साइलेज बनवा देते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2-3 महीनों के लिए साइलेज और अजोला खिलाते हैं। और हम खेत के मेड़ जो होता है उस पे नेपियर घास लगाए हैं, वो भी खिलाते हैं बीच बीच में। टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी होता है, इससे कोई बड़ा बीमारी पशुओं को नहीं होता है। और इससे अधिक जैसे पशुओं को कुछ हो गया तो हम चिकित्सक से सलाह लेके और पशुओं का इलाज करवाते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने, छोटे स्तर से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर सबिता देवी कितनी कामयाब हुई हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने गांव की महिलाओं को भी इस व्यवसाय से जोड़ा है। आप भी इनकी तरह डेयरी व्यवसाय कर सफलता के मुकाम को पा सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती आमतौर पर फरवरी से मार्च तक की जाती है और इस समय अधिकतर किसान बीजों की सीधी बुआई करते हैं, जिससे कि फसल मंडी में एक साथ आती है और इसका बाजार में कम भाव भी मिलता है। जबकि इनकी अगर अगेती फसल की बात करें तो अधिक लाभ ले सकते हैं। तो आज हम अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की तकनीक जानेंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश पांडे। किसान भाइयों, आप किसी भी सब्जी या फूलों का उत्पादन करते हैं और उसका बाजार भाव सही नहीं मिलता है तो आपको नुकसान होता है। और ऐसा तभी होता है जब क्षेत्र के सभी किसानों का उत्पादन एक साथ होता है। इसलिए आप सब्जियों या फूलों की खेती में थोड़ा बदलाव लाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो गर्मी की फसल के लिए आमतौर पर किसान फरवरी में बीज बोते हैं, जिसे उगने में 5 से 8 दिन का समय लगता है और इस फसल में 45 से 55 दिन बाद उत्पादन आना शुरू होता है। तब सभी किसानों की फसल तैयार होती है, जिसके कारण इन सब्जियों का बाजार भाव गिर जाता है। लेकिन अगर हम इन्हीं बीजों की बुआई संरक्षित दशा में इस समय कर दें और 30 से 35 दिन बाद इसकी रोपाई करें तो इसकी फसल 1 से 1.5 माह पहले मिलेगी, जिसका बाजार भाव निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कद्दू, लौकी, करेला, तरोई, टिंडा, चिचिंडा का समावेश किया जाता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्रजातियां इस प्रकार हैं। संरक्षित दशा में पॉली हाउस में, नेट हाउस में, सघन पेड़ के नीचे, जर्मिनेशन ट्रे में और पॉलीथीन बैग में कद्दू वर्गीय सब्जियों की पौध डाली जा सकती है। पहली बात, किसान भाई एक छोटा सा पॉली हाउस, नेट हाउस बनाकर उसमें जर्मिनेशन ट्रे लेकर के कोकोपिट बाजार में उपलब्ध है, कोकोपिट ले लें और कोकोपिट का एक मीडिया तैयार करके और जर्मिनेशन ट्रे में उसकी भराई कर देते हैं। भराई करने के बाद सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई के बाद उसमें एक एक छिद्र में एक एक बीज की बुआई की जाती है। बुआई करने के उपरांत इसको लो टनल पॉली हाउस में या नेट से ढक के और उस पर ट्रे जमाव के लिए रख दिया जाता है। दूसरी विधि यह है कि किसान भाई कुल्हड़ में बली भांस सड़ी हुई गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला करके उसकी भराई कर लें। भराई करने के बाद उसमें नमी बनाए रखने के लिए उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद
पॉलीथीन बैग में या कुल्हड़ में बुआई करके और उसे शेडनेट के अंदर या पॉली हाउस में, अन्यथा यदि शेडनेट और पॉली हाउस की उपलब्धता नहीं है तो छप्पर के नीचे या सघन पेड़ के नीचे बरामदे में रखकर और इसकी तैयारी पौध तैयार कर सकते हैं। तो जमाव टेम्परेचर डाउन होने के नाते धीमी गति से होता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए है इसे छायादार स्थान पे रखने की बात होती है। अंकुरण अच्छा हो इसके लिए बीजों को पानी में भिगोते हैं, तत्पश्चात उन्हें एक सूती कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर किसी गर्म स्थान पर रखते हैं, जैसे बिना सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर भूसे में बीजों को जमाव के लिए भिगोने की अवधि 10 से 12 घंटे। बीजों में अंकुरण हो जाए, इन अंकुरित बीजों को पहले से भरी हुई थैलियों में बुआई कर दें और ये 40 से 45 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है। इसके बाद किसान भाई जायद में फसल लेने के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों की इस पौध को तैयार करके फरवरी और मार्च महीने में इसकी रोपाई कर सकते हैं। 3 × 3 मीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर और 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी पर इसकी रोपाई कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है देवली जिला कोटा से संत विजय सिंह ने। आप सरसों की फसल के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो संत विजय जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को सरसों के में सिंचाई प्रबंधन के बारे में बताना चाहता हूं। जिन किसान भाइयों को अगर सरसों में फुहारे द्वारा सिंचाई उपलब्ध करवाते हैं तो वो किसान भाई जो सरसों की पहली सिंचाई है वो 35 दिन के आसपास लाभकारी रहती है। इसी प्रकार जब दूसरी सिंचाई किसान भाई करता है तो वो 70 दिन पर करनी चाहिए और तीसरी सिंचाई 100 से 105 दिन पर अगर किसान भाई सरसों को पानी देता है तो उससे अधिक लाभ होता है। इसलिए अगर जो किसान भाई के पास फुहारा विधि नहीं है और जिनकी ज़मीन गाड़ी है जो खुला पानी देते हैं तो फ्लड इरिगेशन जिसको बोलते हैं अपने, तो उसमें 2 सिंचाइयों के लिए सरसों में आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 30 से 40 दिन पर देनी चाहिए और दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन पर देने से किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। चेपा जिसे माहू कीट भी कहा जाता है, इसके प्रौढ़ एवं शिशु पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पाए जाते हैं। प्रौढ़ व शिशु पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। जहां इस कीट के समूह दिखाई दे, उन टहनियों के प्रभावित हिस्सों को कीट सहित तोड़कर नष्ट कर दें। जब खेत में कीटों का आक्रमण 20% पौधों पर हो जाए या औसतन 13 से 14 कीट प्रति पौधा हो जाए तो किसी कीटनाशी का प्रयोग करें। छिड़काव साय के समय करें जब फसल पर मधुमक्खियां कम होती हैं। सरसों शीत ऋतु में होने वाली फसल है। अगर इसमें जैसे शीत लहर चल रही है और इसमें पाले का भी पड़ने की संभावना रहता है तो किसान भाई इसको पाले से बचाने के लिए 0.1% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 1000 लीटर पानी में 1 लीटर मात्रा मिला करके उसका छिड़काव करके भी सरसों को पाले से बचाया जा सकता है तथा 500 लीटर पानी में 500 ग्राम थाई यूरिया मिलाकर प्रति हेक्टेयर स्प्रे करने से भी सरसों में अधिक उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चप्पन कद्दू की खेती कर रहे एक सफल किसान से मुलाकात। पशुओं में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कैसे बनाए मिनरल बट्टिका। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18anadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।